Hello dear students, good evening, welcome to Adda 24/7 9th and 10th. My name is Aditi, I am your new biology faculty at Adda 24/7. So students, आज हम ग्रेड 9 बायो का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में यानी कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक सेल किस चीज़ का बना है। हम पढ़ेंगे प्लाज्मा यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है उसके बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। आई एम डैम श्योर ये सेशन देखने के बाद आपको एक एक एनसीईआरटी का कंसेप्ट इससे रिलेटेड समझ में आ जाएगा। सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद इट। बेटा आज हम ना इस चैप्टर के थ्रू एक ऐसे वर्ल्ड में जाएंगे जो कि हमारा नेकेड आई से विजिबल नहीं है। इस वर्ल्ड को देखने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्पेशल इक्विपमेंट कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी, हमें नेकेड आई से नहीं दिख रही है। तो वो क्या है? वो बेटा हमारी है सेल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमें सेल्स के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या हम ये कह सकते हैं टाइनी यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, आप कुछ भी कह सकते हो। ये सब क्या है? ये सब हमारी सेल्स हैं। ठीक है, क्लियर? बेटा दुनिया जहान में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं हूँ, आप हो, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपका डॉगी है, कोई भी है बेटा, सब लोग सेल्स के ही बने हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हैं? सेल्स के बने हैं। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जो कि एक सेल के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर हो जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन करके बने होते हैं, वो उनका बेसिक यूनिट सेल ही रहता है। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं बेटा अपने टॉपिक पे। तो होता क्या है, जनरली हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर एक सेल है। ये सेल क्या करेंगी? ये कंबाइन करेंगी। एक सेल है, बहुत सारी सेल कंबाइन करेंगी, ये बनाएंगी टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ऑर्गन है, दिख रहा होगा आपको कि स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक कैसे बना? एक पहले सिंगल सेल थी, सिंगल सेल ने कंबाइन करा, उसने टिश्यू बनाया। टिश्यूज़ ने जुड़कर क्या बनाया बेटा? ऑर्गन बनाया। ठीक है, ऑर्गन से क्या बना? हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे स्टमक से क्या दिख रहा है आपको? ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन्स जुड़ के यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ईसोफेगस है, इन्होंने जुड़ के क्या बनाया? इन्होंने हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाया। ऑर्गन सिस्टम ने क्या बनाया? हमारा ऑर्गेनिज्म बनाया। बट बेसिक यूनिट क्या रही? हमारी सेल ही रही। सेल है तो हम हैं, सेल ने डिवाइड किया है, ग्रो किया है, इसलिए हम हैं। तो सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करेगी और वो डिवाइड करेगी। क्लियर? तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक ही दिया हुआ है हमें कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। तो इसका आंसर अभी हमें मिल गया, वो किस चीज़ के बने हुए हैं? वो हमारे सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर? अब बेटा क्या हुआ था ना, एक थे हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, वो ना 1665 की बात है, बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने क्या एग्जामिन किया? उन्होंने एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अभी कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो कि ट्री के बार्क से हमें मिलता है। छाल बोलते हैं ना, पेड़ की छाल, उससे हमें मिलता है। थिन स्लाइस से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है? एक हमारी क्या थी? ग्लास स्लाइड थी, उसके ऊपर हमने अपना सैंपल रखा, सैंपल को हमने कवर स्लिप से कवर किया। ठीक है, इसी को ही हमने थिन स्लाइस यहाँ पे बोला है, और कुछ नहीं है। तो बेटा हमारे जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने एग्जामिन करा यही थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यार ये जो कॉर्क है ये तो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह लग रही है। हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है?
ततैया का छत्ता उसकी तरह लग रही है, ठीक है। अब ये हनी कोम में इन्होंने देखा कि यार ये तो बड़े छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट से बनी, और ये कंपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा यार ये क्या चीज़ है, उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। यहाँ से आई हमारी सेल का नाम, बहुत पुराना नाम है, ठीक है। यहाँ पे सेल का क्या मतलब होता है, सेल का एक्चुअली में मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये छोटे छोटे कमरे मिलके हमारा सेल बना रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि ठीक है रॉबर्ट हुक ने क्या एग्जामिन करा था, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एग्जामिन करा था, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी है जो हमारी बुक में दे रखी है। उस एक्टिविटी में क्या है बेटा, हमें एक अनियन लेना है, ठीक है। अनियन की स्किन निकाल के, जो ये वाला पार्ट होता है ना बेटा अंदर वाला, उसका मैंने एक पार्ट ले लिया, देखो ऐसे करके। अब ये जो पार्ट है इसका अंदर वाला साइड होता है हमारा कॉनकेव साइड, ये पार्ट है ऐसे, ये वाला स्लाइड क्या है कॉनकेव। तो हमने क्या करा, हमने एक स्मॉल पीस ऑफ अनियन लिया, हमने उसकी स्किन पील ऑफ करी। ये कॉनकेव साइड है ना इसकी अनियन की, यहीं से ही हमने इसकी स्किन निकाली। निकाल कर हमने इसको एक वॉच ग्लास में रख दिया। एक जैसे वॉच ग्लास है, हमने इसको निकाल के इसमें रख दिया। एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि इसमें पानी होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको एक वॉच ग्लास में रखा, उसके बाद वॉच ग्लास से निकाल के हमने इसे एक ग्लास स्लाइड में ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें हमें पहले से थोड़ा सा पानी डाल के रखना है कि हमारी जो स्किन है वो हमारी फोल्ड ना हो जाए, वो ड्राई ना हो जाए। उसके बाद ना बेटा हमें इसके ऊपर डालनी है सैफ्रनिन सॉल्यूशन, उसको विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम इस पर डालेंगे सैफ्रनिन का सॉल्यूशन और हम इसको ऊपर कवर स्लिप से ढक देंगे। ढक दिया। अब हमें इससे कैसे देखना है, हमें इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना है। ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवरी करी थी ना सेल की, तो उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन अपने आप ही उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उससे देखा था। ये थोड़ा एडवांस्ड है, ठीक है। हम आजकल इसी से देखते हैं अपनी लैब्स के अंदर। तो ये हमारा स्टेज होता है बेटा, ये हमारा आई पीस होता है। आँख लगा के स्टेज के ऊपर हम अपना स्पेसिमेन रख के उसको देखते हैं। तो जब हम उसे देखेंगे ना बेटा, यानी कि किसको, अनियन के सेल्स को, वो ऐसी दिखेंगी। ये है हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स। बीच का जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है हमारी सेल्स, ये भी सेल्स, ये सारी ग्रुप ऑफ सेल्स है। उनके बीच में क्या है हमारा न्यूक्लियस है। तो हम एक्टिविटी में जब ये देखेंगे ना, तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। रॉबर्ट हुक को भी ऐसा ही कुछ लिटिल कंपार्टमेंट्स दिखे होंगे जब उन्होंने देखा होगा। यही है हमारी सेल्स। ये एक्टिविटी आपके स्कूल में करवाई जाती है, होपफुली आपको अब समझ में आ गई होगी। चलो बेटा अब हम चलते हैं डिस्कवरीज पर। डिस्कवरीज से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जैसे हम अनियन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अनियन है, किसी भी शेप का अनियन है, ठीक है, छोटा है बड़ा है, ठीक है। पर अगर हम उसकी स्किन पील ऑफ करेंगे ना, हमें सेल्स वैसी ही दिखेंगी, ठीक है। इससे क्या कंक्लूड होता है कि इसकी बेसिक यूनिट सेल ही है, ठीक है। जैसा मैंने बोला हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट सेल ही होती है। तो यहाँ पर भी बेसिक यूनिट सेल ही है, चाहे छोटा अनियन हो, चाहे बड़ा अनियन हो, चाहे कैसा भी अनियन हो, हमें सेल्स उसकी वैसे ही दिखेंगी जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा। अब हम डिस्कवरीज के बारे में और पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक ऑरेंजिश बॉक्स दिया है जिसको मैंने टैबुलर फॉर्म में बना दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड 9 ले लो, 10 ले लो, नीट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो उसको तो रट लेना अच्छे से, ठीक है। हमारे रॉबर्ट हुक थे, मैंने बता दिया 1665 में उन्होंने सेल्स का प्रेजेंट देखा, कहाँ पे, थिन कॉर्क स्लाइस पे, ठीक है। तो उन्होंने एक, जैसे मैंने डिस्कस करा कि बार्क लेके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया उस पर सेल्स हैं और डिस्कवरी हुई। फिर आए हमारे लुईन हॉक। इन्होंने 1674 में क्या करा, थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप इन्हें मिल गया था और उन्होंने देखा लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनके बारे में हम बात करते हैं, लिविंग सेल्स वो होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, एक और डिस्कवरी। फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, या थोड़ा याद करना पड़ेगा बेटा,
1831 में उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि एक स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में देखा ना, बीच में गोला सा था बड़ा बड़ा, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पुरकिंजे। इन्होंने 1839 में एक टर्म कॉइन करी थी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमारा सेल में ना एक साइटोप्लाज्म होता है, एक होता है हमारा न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से, श्लीडन एंड श्वान। इन्होंने 1838-1839 में सेल थ्योरी बनाई थी। इन्होंने क्या कहा कि हर ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना है, सेल्स का बना है। इन्होंने एक थ्योरी के फॉर्म में इसको दिया था। बहुत बार एग्जाम में आती है समझाने के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको लाइन को याद कर लेना, यही पेपर में लिखाना। फिर आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू, जिन्होंने 1855 में क्या कहा कि सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है, जैसे ना बेटा हमने बात करी थी किसकी, हमने एक सेल की बात करी। हम ये ले लेते हैं, हमारी एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड करा, इस सेल ने 2 बनाए, 2 से हमारे इधर 4 बन गए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम इस सेल की बात करें, ठीक है, तो ये सेल कहाँ से आई है, ये अपनी पीछे वाली सेल से ही तो आई है ना। ठीक है, तो इस लाइन से इनका क्या मतलब था कि अगर जो एक सेल आती है ना, वो कहाँ से एग्जिस्ट होती है, वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से एग्जिस्ट होती हैं। यानी कि सेल डिवाइड करती चली जाएगी और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाती चली जाएगी, एंड हर सेल इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तो बात थी डिस्कवरीज की, अच्छे से इसको याद कर लेना। अब आते हैं हम ऑर्गेनिजम्स पे। 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पढ़ा है सबने, यूनिसेल्युलर होते हैं और मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, सबको पता है। चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूनी मतलब 1, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के होते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, वो ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट करते हैं मैनी सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर का क्या है, अमीबा। बड़ा अच्छा सा डायग्राम लगाया मैंने यहाँ पे, अमीबा जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरे हैं हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एक प्लांट सेल है, ये भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। और भी एग्जाम्पल है यूनिसेल्युलर के, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बेटा यूनिसेल्युलर में क्या होता है ना कि हमारी एक सेल है, वो ही सारा फंक्शन कर रही है, सारे लाइफ प्रोसेस उनके वही कर रही है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ एक ही सेल कर रही है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, हमारे अंदर तो बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर में एक ही सेल करती है, यही डिफरेंस होता है बेसिक। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये कॉन्टिन्यूएशन में, इसलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, चैप्टर में आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैंने एक टेबुलर फॉर्म में इनका डिफरेंस प्रिपेयर किया, मेन डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती सेल वॉल। ठीक है, प्लांट के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, एनिमल में भी न्यूक्लियस है। ठीक है, प्लांट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम है। तो ये ऑर्गेनल्स आप देख रहे होगे, कुछ कुछ ऑर्गेनल्स कॉमन हैं दोनों में। दूसरे अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये कह रहा है लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आप देख रहे हो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, वैक्यूल। प्लांट में बहुत बड़ा होता है, एनिमल में इतना बड़ा नहीं होता। देखो इसको कितना छोटा सा है इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये होता है दूसरा डिफरेंस। तीसरा क्या है, प्लांट सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े कम होते हैं, फ्यूअर होते हैं, एनिमल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चौथा डिफरेंस है, प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, हम नहीं बना सकते, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल सेल क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो या फिर हम बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल का आगे हम और भी पढ़ेंगे, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है, एनिमल में नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। पहली लाइन क्या कह रही है, सेल का शेप और सेल का साइज़
रिलेटेड रहता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेटा ये सारे एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है, क्रक्स में मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना इसके बाद एकदम समझ में आ जाएगी। मेन टॉपिक मैंने उठा लिया उससे, मेन लाइनें स्पेशली, ठीक है। शेप और साइज जो है सेल का वो रिलेटेड रहता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है। हमारी बॉडी में कई तरह की सेल्स हैं। स्मूथ मसल सेल, ठीक है, ब्लड सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, बोन सेल्स, स्पर्म्स, ओवम, कई तरीके की बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो ये अलग अलग सेल हैं इनका अलग अलग फंक्शन है, हमें ये भी पता है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है ना, कुछ सेल ऐसी होते हैं जिनका शेप फिक्स रहता है। नर्व सेल एग्जाम्पल, मैंने इधर लिखा हुआ है ना फिक्स्ड शेप, किसका, नर्व सेल्स का फिक्स्ड शेप है, फिक्स ही रहेगा, कभी भी रहेगा, फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। अमीबा है ना, अमीबा अपना शेप चेंज करता रहता है। वो चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है। लेट्स से ये हमारा अमीबा है, अमीबा को खाना खाना है, तो वो क्या करेगा, वो इतना फ्लेक्सिबल है, वो अपना शेप चेंज कर लेगा। जैसे कि ये फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल है, लेट्स से फूड पार्टिकल आया यहाँ पर, अमीबा ने अपना शेप चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, अनलाइक नर्व सेल जो हमारी फिक्स थी। क्लियर। अब बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैं बेटा यहाँ से मिटा देती हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो पहला वाला लाइन हमारा क्या कह रहा है कि लिविंग सेल परफॉर्म करते हैं बेसिक फंक्शंस कैसे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताओ कैसे। अब देखो, हमें एक लाइन बहुत, मतलब एक वर्ड है, हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, जो कि है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। क्या मतलब होता है इसका, हम अपने बारे में बात करते हैं। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हमारा डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। हमारा हार्ट है, ब्लड पंप कर रहा है, स्टमक है, डाइजेशन कर रहा है, कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर रहा। आपको भी नहीं करनी चाहिए किसी के काम में दखलंदाजी, सॉरी टू इंटरप्ट। चलो बेटा, हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। हर डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। यहीं से एक चीज़ आ रही है जो है आपकी सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर, लेट्स से दिस इज अवर सेल, सेल के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट रहते हैं। इन कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। हर सेल ऑर्गेनल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो सेल क्या है, दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड अ सेल। तो सेल हमारी सेल ऑर्गेनल से बनी है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है इंटरनल क्वेश्चन, आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। बताओ भाई, बताओ किसने करी थी, मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ, मैं एक सेशन के बाद डिस्कस करने वाली हूँ। फिर है व्हाई इज अ सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैं आपको बता देती हूँ बेटा, सेल क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारा बेसिक ढांचा, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसका बना है, मैंने बताया ना सेल्स का बना है, इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक यूनिट सेल ही है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि एक सेल डिफरेंट फंक्शन भी कर रही है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं ना बेटा, वो सेल ही करती है, इसलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। हमने सेल ऑर्गेनल्स तो पढ़ लिया। अब ना माइक्रोस्कोप से जब देखा गया और, तो हमें बड़ी सारी चीज़ें मिली सेल्स के अंदर। क्या थी, पहली थी प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा था न्यूक्लियस, तीसरा था साइटोप्लाज्म। तो ये चीज़ें भी मिली। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर था हमारा जिसको हमने न्यूक्लियस का, सेल के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, और सबसे सराउंडिंग मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन है इसको हमने बोला क्या चीज़ बेटा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बेटा क्या होता है ना, एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि
कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटी या एक्टिविटीज़ सेल के अंदर जो चल रही हैं और उनका इंटरेक्शन आउटर एनवायरनमेंट से, जैसे सेल है, इसके अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है, ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से ये पॉसिबल है कि सेल इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है। सो ऑल द सारे फंक्शन जो हमारी सेल के अंदर हो रहे हैं या फिर इंटरैक्शन आउटर एनवायरनमेंट से, ये इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से पॉसिबल होता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम पहली चीज़ पे, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब बेटा क्या है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया ना कि एक सेल थी, हम पढ़ रहे थे, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और इसका काम क्या है, इसका काम है सेल के कंटेंट, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करना। जैसे हमारी है ये सेल, ये है इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये सेपरेशन कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या इसका काम है कि ये अलाउ या फिर परमिट करती है क्या चीज़, एंट्री ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल एंड कुछ मटेरियल्स के बाहर निकलने को। इसीलिए ही हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आता है इससे, अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अलाउ करती है या फिर परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये किस चीज़ की बनी है, ये लिपिड और ये प्रोटीन की बनी होती है। ये सारे प्रोटीन्स हैं ऊपर, इतना डीप नहीं जाएंगे अभी। ये सारे प्रोटीन हैं ऊपर, अंदर ये हमारे कोलेस्ट्रॉल हैं, लिपिड है हमारा अंदर, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये सारी, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब है हमारा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मूवमेंट होता है सेल के अंदर, बाहर और अंदर। ये हमारी सेल है, देयर विल बी मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। कैसे होगा, डिफ्यूजन से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक गैसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स अकर्स बाय डिफ्यूजन। अब हम इसे पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। देखो बेटा, टॉपिक क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ सेल। ये है हमारा डिफ्यूजन का डायग्राम, ठीक है। आप देख रहे हो ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर कम पार्टिकल हैं, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेल के बाहर बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे, बाहर से अंदर। सो देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज डिफ्यूजन। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस कौन सी, CO2, O2, इनका हमारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है बेटा। ये एक्सचेंज इससे डिफ्यूजन से ही होता है। होता क्या है ना, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में बनता है बेटा, CO2 के फॉर्म में ही बनता है। CO2 वेस्ट है, ठीक है, इसको निकालना है बाहर। सेल के अंदर CO2 भर गई, भरती रही भर गई। अब बस इसको बाहर निकलना है। ये बाहर कैसे निकलेगी, डिफ्यूजन से निकलेगी। देयर विल बी मूवमेंट ऑफ दिस गैस फ्रॉम इनसाइड दैट इज हाई कंसंट्रेशन टू आउटसाइड दैट इज लो कंसंट्रेशन, दैट इज आवर डिफ्यूजन। ऐसे ही ऑक्सीजन, बाहर O2 ज़्यादा है, सेल के अंदर O2 कम है, बाहर से अंदर हमारा O2 का मूवमेंट होगा। सो देयर विल बी O2 का मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। और ये कैसे मूव कर रही है, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही कर रही है, ठीक है। तो देखो डिफ्यूजन का कितना बड़ा रोल है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट
उस पे यानी कि टॉपिक पे एक दिया हुआ है आपके बुक के अंदर ऑस्मोसिस, इक्वली इंपॉर्टेंट एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर हमारा जो है ना बेटा सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट नहीं, ठीक है। सॉल्वेंट हम किस चीज़ को बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं हम वाटर को। ध्यान रखना बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, सब नोट कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं सारे नोट्स भेज दूंगी। वाटर जो कि सॉल्वेंट है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब वाटर का जो मूवमेंट है ना बेटा, वो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जाएगा ये भी हाई टू लो ही, बट यहाँ पे वाटर है। डिफ्यूजन में वाटर नहीं है, सॉल्यूट है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन में देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। इफ दैट मूवमेंट इज विद वाटर, यानी कि इफ वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, वी कॉल इट एज ऑस्मोसिस। ओके, तो एक ऑस्मोसिस का डायग्राम है, ये है हमारा ऑस्मोसिस। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अभी हम पढ़ रहे थे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल होती है, लिंक करते रहा करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो ठीक है। अब क्या होगा, देयर विल बी मूवमेंट। मूवमेंट कैसे होगा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये हमारा एक बीकर है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अरे यार ये मार कर भी ना कभी कभी काम नहीं करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज मूवमेंट, मूवमेंट हाई टू लो जा रहा है फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो दैट इज आवर ऑस्मोसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। देन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म जो मैंने प्रिपेयर किया है फॉर यू ऑल। ऑस्मोसिस क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। डिफ्यूजन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ऑस्मोसिस में वाटर जा रहा है, वाटर को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं। कहाँ से? फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है और सोल्यूट जाता है हमारा कैसे? हाई टू लो कंसंट्रेशन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। सब बुक में दे रखा है, 1 बाय 1 में सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, जो कि पेपर में आता है। 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपो, हाइपर, आइसो। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बेसिस पे ही। पहले आते हैं हम अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। बहुत ध्यान से सुनना इसको। ये हमारी सेल है, मैं रेड कलर ले लेती हूँ। ये हमारी सेल है, सेल के बाहर वाटर है, वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट ज़्यादा है तो क्या है? ये बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट क्या है? आउटर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होना। तो क्या होता है, फिर होगा हमारा ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी मूव कर रहा है, ठीक है। कैसे होगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? सेल जो है वो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। दूसरा है आइसो। आइसो माने सेम, यहाँ पे जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो कि इक्वल रहता है। फिर आ रहे हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे। हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है? हाइपो में तो अंदर आता है पानी, हाइपर में बाहर जाता है। और बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि जो बाहर का सॉल्यूशन है ना बेटा, वो है बहुत ही कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब क्या? हमारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट यानी कि पानी की ज़्यादा थी, यहाँ पे सॉल्यूट की ज़्यादा है। फिर मूवमेंट कहाँ होगा? फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। पानी अंदर ज़्यादा था तो पानी बाहर चला गया, ओके। सो दैट हैपन्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो में अंदर आया, आइसो में सेम है, हाइपर में बाहर चला गया। हाइपो में बाहर डाइल्यूट था इसलिए चला गया, आइसो में तो सेम रहेगा,
हाइपर में बाहर का बहुत कंसंट्रेटेड था। ये मेजरली होते हैं। अब मैं 2 टर्म बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हाइपोटोनिक के अंदर क्या हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें जा रहा है पानी बाहर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, या एक्सोऑस्मोसिस, थोड़ा मैंने दोनों अलग अलग करके बता दिए। ठीक है, तो यार ये हमारी हाइपो, आइसो और हाइपर की बात, पेपर में क्वेश्चन बनता है, आपको होपफुली अब समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, तो बेटा फिर आगे चलते हैं। अब एक एक्टिविटी दे रखी है हमारी बुक में, एक और एक्टिविटी जो कि ऑस्मोसिस के बेसिस पर ही है। हम क्या कर रहे हैं, हम एग के अंदर ऑस्मोसिस देख रहे हैं, अंडे के अंदर ऑस्मोसिस देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, हमने एक अंडा लिया, हमने उसकी शेल को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, हमने उसको डाइल्यूट HCl में डाल दिया। किस में डाला हमने, डाइल्यूट HCl में डाला। अब इसका जब ऊपर का शेल टूट गया, हमने इसको लिया और हमने इसको प्योर वाटर में डाल दिया। प्योर वाटर जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अरे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो हमने ऑब्जर्व करा 5 मिनट बाद कि उसमें क्या होता है। अब देखेंगे क्या हुआ, अंडा फूल गया। क्यों फूला, ऑस्मोसिस हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुआ। बाहर था ज़्यादा प्योर वाटर, सॉल्वेंट ज़्यादा। मैंने बताया ना, सेल होती है, सेल के बाहर अगर प्योर वाटर है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो हमारा मूवमेंट कैसा होगा, मूवमेंट होगा बाहर से अंदर। हो वही रहा है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, बट क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर प्योर वाटर था। ठीक है, बाहर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट था। तो दैट इज एन एक्टिविटी जिसमें हमने ऑस्मोसिस देखा एग के अंदर। ठीक है, क्लियर। ऐसी हम एक ऑस्मोसिस देखते हैं हमारी रेजिन्स में, किशमिश के अंदर देखते हैं, वो भी सेम फिनोमेना होता है, बट उसके अंदर हमारा एंडो नहीं एक्सो ऑस्मोसिस होता है। तो ये भी एक एक्टिविटी है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, अब एक और आता है सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको भी बताया था ना, उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। तो प्लांट सेल के अंदर हमारी होती है सेल वॉल। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। क्लियर। अब बेटा क्या होता है, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल एक रिजिड आउटर कवरिंग है। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज rigid outer covering that is present outside the plasma membrane. Let's say this is a cell. Cell is having this plasma membrane. Now there comes another membrane जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। तो ये है हमारी सेल वॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। क्लियर। अब आते हैं बेटा सेल, ये बनती किसकी है। तो ये जो सेल वॉल होती है ना, ये हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना इसको, ठीक है। 10th में पढ़ोगे, 11th में भी आएगा, पता होना चाहिए कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसका काम क्या है, इसका काम है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सो व्हाट इज इट इज डूइंग, इट इज गिविंग स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा इतनी बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन क्या है कि जो ये सेल वॉल होती है ना, ये प्लांट की, फंजाई की और बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं उन्हें परमिट करती है कि वो बहुत ही, हम बोलते हैं ना, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है सेल का, यानी कि इनका बैक्टीरिया का, फंजाई का या फिर किसी भी प्लांट का, वो ना इन पे ना एक कैपेसिटी आ जाती है कि ना वो उसको विथस्टैंड कर सकें। बट तो होता क्या है बेसिकली, वो ये ऐसा कैसे करती हैं, ऐसा ना ये सेल वॉल की वजह से ही करती है। फिर से इसको समझाती हूँ मैं। लेट्स से दिस इज़ अ सेल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ये सेल वॉल है, अंदर इसके सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो होता क्या है ना, लेट्स से कि बाहर ना
बहुत ही ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। कौन सा ऑस्मोसिस होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा, और पानी हमारा अंदर आएगा। पानी तो अंदर आ गया, अब वो भरता चला गया। अब जब वो भरेगा ना तो वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू करेगा, ठीक है, कौन, वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये लगाएगा ना प्रेशर, उसी टाइम पर हमारी जो बाहर है सेल वॉल, ये भी अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, हाइपो, बाहर डाइल्यूट, एंडो ऑस्मोसिस वाली कंडीशन। तो क्या हुआ, हमारा दोनों तरफ से प्रेशर लगा, सेल सरवाइव कर गई, नहीं तो वो बस्ट हो जाती, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि हमारी जो सेल वॉल है उसका कितना बड़ा रोल है प्लांट के अंदर, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं सॉल्यूशंस की तरह, जो भी हमने पढ़े, हाइपो, हाइपर, आइसो, जो है हमारा प्लांट के अंदर प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये तो मैंने आपको लास्ट अभी कवर कर लिया कि जो सेल है हमारा ऑस्मोसिस से पानी लेगी, सेल स्वेल हो जाएगी, और हमारा जो सेल वॉल है वो इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब आते हैं हमारे प्लाज्मोलाइसिस पर। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है ना, एक लिविंग प्लांट सेल है, जिंदा प्लांट सेल है, वो क्या करेगी, वो पानी लूज करेगी, अंदर से वो पानी लूज कर रही है। कैसे लूज कर रही है, ऑस्मोसिस के थ्रू कर रही है, ठीक है। पानी लूज यहाँ पे वो ऑस्मोसिस से ही कर रही है। अब जो वो पानी लूज कर रही है, हमारे अंदर से पानी निकल जाए, हम सिकुड़ जाएंगे, प्लांट सिकुड़ जाता है, ठीक है। सेल है, सेल पानी लूज करेगी और वो श्रिंक हो जाएगी, इट विल श्रिंक। सो देयर इज श्रिंकेज, और इस श्रिंकेज को हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। सो देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन इन द कंटेंट्स ऑफ द सेल। तो क्या होगा, सेल के कंटेंट्स जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन या फिर श्रिंकेज होने की वजह से, इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, और इसके श्रिंकेज होने की वजह से पानी हमारा बाहर निकलता है, ठीक है बेटा। एक चीज़ और याद रखना कि जो सेल के कंटेंट्स का श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है, सेल वॉल का नहीं हो रहा है। सेल वॉल इज़ वेरी रिजिड, अंदर की चीज़ें श्रिंक करेंगी, बाहर उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या है, इन अ लिविंग प्लांट सेल, और इफ अ लिविंग प्लांट सेल इज लूजिंग वाटर by the process of osmosis, that is high to low concentration, there will be shrinkage or there will be contraction of the contents of the cell. So the content जो कि सेल के अंदर की चीज़ें हैं वो they will shrink, but cell wall will not shrink बेटा, okay? So that is what plasmolysis is. If you can see here there is movement of या net movement of water outside, ठीक है। यही इस मूवमेंट होने की वजह से हमारी सेल जो है वो श्रिंक कर जा रही है। सो दैट इज़ अबाउट द प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में डालने के लिए, आई होपफुली आपने आंसर उसका डाला है, ओके। तो सेल किसने डिस्कवर करी थी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी। कैसे करी थी, कॉर्क से, ठीक है, एग्जामिन करके। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने बोला था मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। तो बेटा हमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने होते हैं, वो सेल के बने होते हैं, ठीक है। मैं आपको ये पीपीटी के थ्रू ही दिखा देती हूँ, एक बार आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी दोबारा से। तो बेटा हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हैं, सेल किस चीज़ की बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है। हमने एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं। हमने ये रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, हमने एक एक्टिविटी पढ़ी, हमने माइक्रोस्कोप से देखा कि भैया वो सेल्स कैसी दिख रही थी, ऐसी दिख रही थी, ठीक है। देन हमने मोर टू नो में डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ा, जो मैंने आपको बोला है आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े। फिर हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा, इनका डिफरेंस पढ़ा हमने,
ठीक है बेटा। फिर हमने शेप्स और साइज़ देखे सेल के। मैंने आपको बताया कि सेल अपनी सहूलियत पे उसको जैसा चाहिए वो अपना शेप और साइज़ बनाएगी, मगर हर कोई ऐसा नहीं करती है, कुछ फिक्स रहती है, किसी का शेप चेंज होता रहता है, जैसे कि अमीबा। फिर हमने पढ़ा कि भैया अपनी जो लिविंग सेल्स होती हैं वो फंक्शन परफॉर्म कैसे करती हैं, ठीक है। हमने एक टर्म पढ़ी डिवीजन ऑफ लेबर, तो जिसमें क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना। देन हमने पढ़ा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल के अंदर, या फिर सेल इज कंपोज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। हमने इंटरनल क्वेश्चंस डिस्कस करे। फिर हमने बोला कि भैया सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के आगे और क्या क्या होता है, जो कि हमने माइक्रोस्कोप से देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और इन्हीं की वजह से हमारा इंटरेक्शन हो पाता है। फिर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने बोला ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। फिर हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसका डिफरेंस देखा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने हाइपो आइसो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। क्लियर। हमने एक एक्टिविटी पढ़ी जिसमें हमने क्या देखा कि देयर इज ऑस्मोसिस हैपनिंग इन दी एग। फिर हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा कि ये रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये सेल जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, इनको क्या करती है, इनको एक्सटर्नल कंडीशन से जो विथस्टैंड करवाती है, यानी कि बचाती है। फिर हमने बोला कि भैया सेल जो है ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लेती है, बिल्डअप हो जाती है, वो इक्वल प्रेशर लगाती है सेल वॉल, ठीक है, तो सेल हमारी बची रहती है। फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा। सो दैट वाज आवर क्विक रिवीजन बेटा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हैं। श्योरली जब हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे वी विल बी डिस्कसिंग योर डाउट्स एज वेल। हम आगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, तो हम इन सब के बारे में निचोड़ करके पढ़ेंगे। हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको मैं क्वेश्चंस भी, एक्टिविटीज़ भी उसकी करवाऊंगी। सो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। डू लाइक द सेशन, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अडर 24/7 9th and 10th, ताकि आप मेरे वीडियोस देख पाएँ। और कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो डियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड लक, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।